तो बेटा आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही साबित हुआ। 1921 में आइंस्टीन को उसके लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया और उसके बाद कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और 1923 में वो भी सही साबित हो गए। कॉम्पटन इफेक्ट भी आ गया। अब दो दो इफेक्ट आ गए जिसने लाइट का पार्टिकल नेचर कंफर्म कर दिया और वेव नेचर ऑफ लाइट तो पहले ही कंफर्म हो चुका था बेटा। अब 1923 के बाद 24 में डी ब्रॉगली खड़े हो गए, नहीं 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 नहीं, ये तो बेईमानी हो गई। लाइट वेव नेचर भी फॉलो करता है और पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है, तो फिर पार्टिकल वेव नेचर क्यों नहीं फॉलो करेगा? भाई नेचर तो सिमेट्री पर बना हुआ है। तो उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा, सिंपल आर्ग्यूमेंट। कहा कि अगर लाइट दोनों नेचर शो कर सकता है, वेव और पार्टिकल का, तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकते हैं। तो उनके इस आर्ग्यूमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको नकारा जा सकता था। और उन्होंने टेस्ट करने के लिए एक उन्होंने आइडिया भी दिया। उन्होंने कहा कि मूविंग पार्टिकल्स शुड हैव अ वेवलेंथ और उस वेवलेंथ को लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम वी इज द मोमेंटम, इसके जरिए टेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल के लिए जो लैम्डा होगा इतना छोटा होगा कि हम उसको कभी भी चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सफिशिएंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम होगा और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इलेक्ट्रॉन के केस में टेस्ट किया जा सकता था। और जब इसको टेस्ट किया गया तो डी ब्रॉगली भी सही साबित हुए। और सिर्फ सही साबित नहीं हुए, उनके इन्हीं आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जो दुनिया के सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप में से एक है। तो डी ब्रॉगली ने जो ये सिमेट्री के बेसिस पर हाइपोथेसिस दिया, उसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये वाला वैल्यू उन्होंने प्रपोज किया। अब हम पढ़ चुके हैं बेटा कि मोमेंटम को हम रूट ऑफ 2 टाइम्स द मास इनटू काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं इसको। और बेटा काइनेटिक एनर्जी को हम Q इंटू वी भी लिख सकते हैं। और बेटा थर्मल एनर्जी अगर हम इस्तेमाल करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं, 3/2 kBT भी लिख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास में ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। बेटा लेट मी टेल यू, ये मैंने रेड से इनको यहां पर दिखाया हुआ है। ये चंद फॉर्मूले जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, इससे दर्जनों क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे एंट्रेंस में पूछे गए हैं बेटा, और इसीलिए आप एक एक फॉर्मूले जो यहां पर दिखाए जा रहे हैं इनको आप ध्यान से लर्न करेंगे। चलिए अब हम इनके बेसिस पर बने हुए फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन के केस में हमने देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m k था। m वॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड k की जगह पे हमने E इंटू वी ले लिया, Q इज इक्वल टू E है वहां पे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और H ये सारे कांस्टेंट हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के लिखा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू रूट ओवर 150 अपॉन वी। आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और इसी चीज की वैल्यू बेटा 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट ऑफ वी है। अच्छा ये भी एंगस्ट्रॉम में ही है बेटा। तो 150 का रूट जो है वो 12.27 है और एंगस्ट्रॉम है बाहर में। तो इलेक्ट्रॉन की ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और ये शॉर्टकट इवन एनसीईआरटी तक प्रिस्क्राइब करता है। तो यू शुड हैव दिस ऑन योर टिप। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इन सब से पूछे गए हैं एग्जाम में। अल्फा पार्टिकल के केस में लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम है। ड्यूट्रॉन के केस में लैम्डा इज इक्वल टू 0.202 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम है। प्रोटॉन के केस में 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम है। न्यूट्रॉन के केस में भी यही वाली वैल्यू है, लेकिन एक और वैल्यू है और वो है h अपॉन रूट ओवर 3m/kBt। गैस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3m/kBt है।
अब इन फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी मैं लर्न करवा देता हूं। बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के केस में 150 अपॉन वी का होल रूट या फिर 12.27 अपॉन रूट वी, ये तो आपको मेरे ख्याल से एनसीईआरटी भी प्रिस्क्राइब कर रहा है और ये याद हो गया होगा। अल्फा, बेटा ग्रीक अल्फाबेट में अल्फा इज स्टैंडिंग फॉर ए एंड ए मीन्स 1, तो देखिए ना 0.101। एंड ड्यूट्रॉन, ड्यूओ मीन्स 2, तो 0.202 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। एंड बेटा प्रोटॉन, तो पी आर ओ से प्रोटॉन भी बनता है, पी आर ओ से प्रोफेट साहब भी आते हैं। बेटा इस्लाम में प्रोफेट साहब के लिए लोग 786 यूज करते हैं, देखिए यहां पर 286 है, 0.286 अपॉन रूट वी। आई होप ये याद हो गया होगा। इसके बाद मैंने न्यूट्रॉन के लिए दो फॉर्मूले लिखे हैं, तो बोले कि न्यूट्रॉन के केस में सर पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लगाते नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्यू इंटू वी वाला फॉर्म तो लगाते नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, फिर आपने वी वाला फॉर्म क्यों लिखा? तो बेटा कई बार एंट्रेंस में क्वेश्चंस बनाते वक्त न्यूट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि जो जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मतलब आपको V की वैल्यू 2 वोल्ट लेना है। ओके नेक्स्ट, अगर थर्मल न्यूट्रॉन है मतलब टेम्परेचर के टर्म में मेंशन किया गया है, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में दी गई है न्यूट्रॉन की एनर्जी, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और गैस मॉलिक्यूल के केस में केटीजी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 2m इंटू के की जगह पे 3/2 kBT लेंगे, तो कट करके ये रिजल्ट आपके पास में ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये जो डी ब्रॉगली ने जो मैटर वेव का जो हाइपोथेसिस दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसके साथ मैच कर रहा था। इस थ्योरी के हिसाब से डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h क्रॉस लिया जाता है, दैट इज h अपॉन 2 पाई। इनफैक्ट डेल्टा x इंटू डेल्टा पी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। एंड रिग्रेस क्वांटम ट्रीटमेंट बताता है कि डेल्टा x डेल्टा p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2, दैट इज h अपॉन 4 पाई होना चाहिए। और इसी का दूसरा फॉर्मेट है डेल्टा E डेल्टा t should also be greater than or equal to h upon 4 pi और h upon 2 pi। h upon 4 pi हम रिग्रेस क्वांटम ट्रीटमेंट से ले रहे हैं, ये एनसीईआरटी भी कहती है। अच्छा बेटा मजेदार बात यहां पर देखिए, आपको मैंने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिमेट्री ऑफ स्पेस से आता है, तो देखिए डेल्टा p मोमेंटम के साथ स्पेस जुड़ा हुआ है डेल्टा x, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिमेट्री ऑफ टाइम से आता है, तो एनर्जी के साथ टाइम का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में सिमेट्री से ही निकल रही हैं। अच्छा अब इसमें एक बहुत ही मजेदार आर्ग्यूमेंट है कि अगर किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम हम अगर डिस्कवर कर लेते हैं, तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, एंड उसके हिसाब से फिर अगर डेल्टा पी जीरो हो गया तो इसका मतलब है मोमेंटम कांस्टेंट, और मोमेंटम कांस्टेंट तो उसका वेवलेंथ कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी लेते हैं बेटा। तो वेवलेंथ कांस्टेंट, तो नॉर्मल वेवलेंथ जिसका कांस्टेंट होता है, आपने नॉर्मल वेव जो पढ़ा हुआ है, वो वेव जो है बेटा उसको हम लोकलाइज्ड स्पेस में कहीं पर उसकी हम उसको हम नहीं ढूंढ सकते हैं, वो ऑल ओवर स्पेस में फैला हुआ होगा वेव। लेकिन बॉर्न ने आर्ग्यूमेंट किया बेटा, और ये एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बॉर्न प्रोबेबिलिटी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बेटा कोई भी पार्टिकल जो है वो एक लोकलाइज्ड जोन के अंदर ही उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो इंफिनिटी पर टेंड नहीं करना चाहिए, मतलब ऑल ओवर द स्पेस आपको वो पार्टिकल नहीं मिलेगा। तो इसके हिसाब से मैटर का जो वेव है वो कुछ ऐसा शेप लेगा, मतलब इसको हम एक
पैकेट ऑफ एनर्जी, एक लोकलाइज्ड जोन में एनर्जी के पैकेट की तरह हम मान सकते हैं एक पार्टिकल को। तो इलेक्ट्रॉन एक स्मीयर्ड क्लाउड की तरह देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वेल इन अ स्मॉल रीजन, जिसको हम लोकलाइज्ड स्पेस या लोकलाइज्ड रीजन के नाम से जानते हैं। और बेटा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद क्वांटम टनलिंग माइक्रोस्कोप भी बना, और उसका मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जो आप इंटरनेट पर बड़ी आसानी से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो इससे भी ये बात अब वेरीफाई होता है कि एक्चुअली में पार्टिकल एक क्लाउड की तरह, स्मीयर्ड क्लाउड की तरह एक जगह पे सिमटा हुआ है, और इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस की वजह से हो पाया, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बेटा वो 1/लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो क्या बोलेंगे बेटा हम, इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी। मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप 4 गुना कर देंगे तो रूट ऑफ 4:2, तो रिजॉल्विंग पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम वैरी करके बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। बेटा in Bohr atom, circumference of nth orbit is n times the circumference in the ground state and is n times the de Broglie wavelength of the electron। मतलब एनसीईआरटी कहती है कि ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 में 1 टाइम्स लैम्डा के बराबर उसका सर्क्यूमफेरेंस होगा, n इज इक्वल टू 2 में 2 टाइम्स लैम्डा के बराबर उसका सर्क्यूमफेरेंस होगा। तो सिंपली n टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई आर होगा। अच्छा बेटा, हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला सीख लिया है, और इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हमने ये वाला भी सीख लिया है। लेकिन आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 13.6 ईवी होती है। तो बेटा यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 13.6 ईवी अपॉन एन स्क्वायर ले लिया nth एनर्जी स्टेट में। तो लैम्डा की वैल्यू 12.27 n अपॉन रूट ऑफ 13.6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और ये एक शॉर्टकट है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3.3 n एंगस्ट्रॉम आ जाता है, जो और भी छोटा शॉर्टकट है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन ने जब थ्योरी दी तो उनको हर्डल फेस नहीं करना पड़ा। ही फेस्ड 15 years of stiff hurdle। उसी तरह से जब डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस 1924 में दिया तो डेविसन एंड जर्मर ने डिसाइड किया कि इनके भी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए, और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि डी ब्रॉगली को भी नोबेल प्राइज मिला और बाद में डेविसन को भी नोबेल प्राइज मिला। ऑलराइट, और मैंने इसके बारे में लिस्ट में मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकेंगे नोट्स के जरिए। चलिए डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझते हैं। अब बड़ी कमाल की बात है, देखिए एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी, और मजे की बात है कि एक्सरे का जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी एक्सरे के वेवलेंथ से मैच करता है, और क्रिस्टलोग्राफी के डिफ्रैक्शन के जरिए इसके वेव नेचर को वेरीफाई किया गया। तो ये कमाल का कोइंसिडेंस था कि पार्टिकल भी नेचर में वैसा था जो एक्सरे की तरह डिफ्रैक्शन कर सकता था। अच्छा, डिफ्रैक्शन में एक बात आपने पढ़ी हुई है कि डिफ्रैक्शन इज prominent when the obstacle size matches with that of the wavelength। तो एक्सरे का वेवलेंथ और इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो होती है वो मैच करती है वेवलेंथ के साथ एक्सरे में, और इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेव है वो भी एक्सरे के साथ मैच करता है। तो अगर हम एक्सरे के साथ डिफ्रैक्शन कर सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ भी डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, तो दोनों से एक जैसा रिजल्ट आना चाहिए। तो इस आर्ग्यूमेंट को पिक करते हुए डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। लेट अस सी। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं वही फिलामेंट है, थर्मियॉन्स, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल रहे हैं, और यहां पर एनोड लिया गया और एनोड के ट्यूब में एक छोटा सा होल कर दिया गया ताकि वहां से एक
कॉलिमेटेड बीम, एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी तरफ आर पार जा सके। यहां पर एनोड को पॉजिटिव कर दिया गया है, देख सकते हैं। और ये जो फिलामेंट को तो हम लो टेंशन बैटरी से हम उसके फिलामेंट को हम ग्लो कर रहे हैं और हीट एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और इस एंड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो एक्सेलरेट करेंगे और एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रॉन का बीम इधर जाएगा। तो यहां पर ऑथर एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? तो पहली चीज तो ये है बात बेटा कि ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जरिए हम, याद है ना आपको, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। तो हम ये वाली वी यहां से वैरी कर रहे हैं और इसके जरिए चेक करेंगे कि क्या डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस करेक्ट है। तो डेविसन एंड जर्मर ने जो यहां पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, एक और बहुत जरूरी बात, ये इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आफ्टर डिफ्रैक्शन ये बीम इस तरफ गया जिसको डिटेक्टर ने नोटिस किया, डिटेक्ट किया। ये जो एंगल है इसको हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं बेटा, ओके। और यहां पर एक और एंगल दिया है मैंने, इसको हम ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। अच्छा, ये टोटल 180 डिग्री है। तो बेटा हमारा जो यहां पर फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से प्लीज देखिएगा इसको। तो देखा गया कि 50 डिग्री, जब हम स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री ले रहे हैं बेटा, जब ये वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री था, तब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिला। ऑलराइट, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 50 डिग्री ले लेता हूं तो प्लीज ध्यान से देखिए, 2 फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसके हिसाब से 2 फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है, तो फाई की वैल्यू 65 डिग्री आ जाएगी। तो ब्रैग्स लॉ के हिसाब से d साइन फाई इज इक्वल टू लैम्डा होता है। निकल के केस में d की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो d की वैल्यू को पुट किया गया तो लैम्डा की वैल्यू बड़े आराम से 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गया। और इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करते हुए देखा गया कि जब 54 वोल्ट, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब 54 वोल्ट लिया गया था पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में और स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था, तब डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा हमें मिला। तो ये जो डी ब्रॉगली का जो ये फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी, वी की जगह पे 54 वोल्ट लगा दिया गया, तो देखा गया इसकी भी वैल्यू 1.67 एंगस्ट्रॉम आ गई। ब्रावो, इसका मतलब है ब्रैग्स लॉ से जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से आ रहा है। इसका मतलब जैसा बिहेवियर एक्स रे का है वैसा ही बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सचमुच में एक्स रे की तरह, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। एंड डेविसन ने कंफर्म किया डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को 1927 में एंड 1929 में डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज दिया गया और बाद में डेविसन को भी नोबेल प्राइज मिला, शायद 1937 में। एक बार आप डेटा चेक कर लीजिएगा। तो है ना अमेजिंग जर्नी। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें जरूरी रह गई हैं, क्या हम उनको भी डिस्कस कर लें बेटा? ओके, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन दोनों का वेवलेंथ सेम हो तो उनकी एनर्जी को कंपेयर करना है। तो याद रखिए, फोटोन के लिए एनर्जी हम h न्यू लिखते हैं, दैट इज hc अपॉन लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन के लिए m इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन। अब मास की जगह पे हम h अपॉन लैम्डा v लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी होता है। तो अगर मैं m को इधर भेज दूं और लैम्डा को इस तरफ ले आऊं तो क्या हम m की जगह पे h अपॉन लैम्डा v नहीं लिख सकते हैं बेटा? तो जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों का रेशियो कर दिया गया, इस इक्वेशन का इसके साथ। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपॉन फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी आ रहा है। एंड आपको पता है कि सी इज द मैक्सिमम स्पीड एवर पॉसिबल इन द नेचर, और इसीलिए सी अपॉन वी मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगी इफ बोथ ऑफ देम
have got the same wavelength. अच्छा बेटा, अब कुछ डेटा है, जरा उनको एक बार देख लेते हैं ध्यान से। बेटा ये सब छोटे छोटे डेटा, इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको नेमोनिक के जरिए साम दाम दंड भेद कैसे भी लर्न हो, एग्जाम में जितना फास्ट आप कर सकते हैं वो टिप आपके पास होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा फॉर अ वेवलेंथ 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर का जो वेवलेंथ होगा, उसका जो एनर्जी होता है फोटोन का, वो 1.23 ईवी होता है। 123 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा, तो 10⁻⁻6 मीटर का एनर्जी फोटोन का 1.23 ईवी है। आई होप ये नेमोनिक आपको याद हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट बेटा जी। अच्छा बेटा, यहां पर मैंने एक छोटू सा फॉर्मूला लिखा है लैम्डा वाला, देख रहे हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू 12421 अपॉन वी, इतने एंगस्ट्रॉम। बेटा ये फॉर्मूला छोटू सा है मगर खतरनाक है। बेटा ईएमडब्ल्यू चैप्टर, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये तो है ही, प्लस एटम्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन चारों चैप्टर में इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। राइट, अच्छा बेटा एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है, और मैं जरा वो यहीं पर क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए बेटा, कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस फॉर्मूला इज फॉर फोटोन। एंड एक फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। ये पढ़ा था किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन। तो बेटा पीछे जो डी ब्रोगली वाले आपने फॉर्मूले पढ़े वो पार्टिकल्स के लिए है, और ये जो फॉर्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूं ये फोटॉन्स के लिए है। आई होप इन दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे। तो फोटोन के केस में लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है बेटा, और पार्टिकल के केस में लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी हो रहा है बेटा। आई होप ये पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हैं। अच्छा, एक मूवी आई थी बेटा राम लखन, उसके अंदर बेटा एक गाना था, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो जरा बेटा देखो ध्यान से, 1 2 का 4 4 2 का 1। आई होप ये याद हो गया आपको। बेटा 12421 अपॉन वी, इतना एंगस्ट्रॉम लिया गया है। लेकिन बेटा जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो आपको 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन वी, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन वी लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। लेट मी टेल यू, एक्चुअल वैल्यू जो है 12421 नहीं है, 12431 है, बट थोड़ा सा नेमोनिक बना करके इजीली लर्न करवाने के लिए मैंने इसको इस तरह से गाने के साथ जोड़ दिया। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब बेटे यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेशन भी दे दिया है कि कैसे फोटोन के केस में ये 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन वी की वैल्यू रफली आ जाती है। तो बेटा फोटोन के केस में हमने एच न्यू पढ़ा था, एनर्जी। अब एच न्यू को एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, और अगर एनर्जी को ई इंटू वी लिख दिया जाए तो बेटा आप लैम्डा को इस तरफ ले आइए और ईवी को इस तरफ ले आइए, तो आपका फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई इंटू 1 अपॉन वी आ जाएगा। अब एच सी और ई तीनों कांस्टेंट है, जब इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये सॉल्व करके इतना आ जाएगा। लेकिन घर पर बेटा एक बार रफ करके देखना, आप एच की वैल्यू पुट करना, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू, और सॉल्व करके देखिएगा बेटा, आपके कम से कम 45 सेकेंड से ज़्यादा ही वक्त सिर्फ इस कैलकुलेशन में बर्बाद हो जाएंगे रफली। तो बेटा आप इस कीमती वक्त को एग्जाम में बचा सकते हैं, इस डेटा को दिमाग में रख के। क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा? ओके, नेक्स्ट है बेटा रिलेटिविस्टिक एनर्जी। देखिए बेटा हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ते हैं, और बेटा आइंस्टीन ने एक बहुत फेमस इक्वेशन दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो उसकी जो
एनर्जी इक्विवेलेंट है वो E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर लिखते हैं, जहां पर एम नॉट उसका रेस्ट मास है और एम नॉट सी स्क्वायर उसका रेस्ट एनर्जी कहा जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो आइंस्टीन ने जब रिलेटिविस्टिक कंडीशन में, मतलब जब पार्टिकल की स्पीड नियर द स्पीड ऑफ लाइट होती है, तब उसकी एनर्जी जब कैलकुलेट की थी तो वो वैल्यू आती है एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर का होल रूट। बेटा इसका डेरिवेशन आपके स्कोप में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर मैंने एक कलर, वेवलेंथ और एनर्जी का एक छोटा सा टेबल रखा है। बेटा रेड से जिनको मार्क की है वो तो बेहद खतरनाक है बेटा, ये उनमें से एक है। बेटा फिर से मैंने जैसा भी बताया आपको, EMW ये चैप्टर एटम्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उससे इस कैटेगरी से भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, तो लेट अस सी दिस टेबल, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको ये टेबल फेमिलियराइज करा दूं, थोड़ा सा आपको ये लर्न करवा दूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वायलेट से लेकर के रेड कलर को। बेटा विग्योर, बेटा शोले फिल्म का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, 50-50 कोस की दूरी पर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा विग्योर में इंडिगो छोड़ करके वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको 50-50 नैनोमीटर में बांट दीजिए। तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 450, 450 से 500, इस तरह से रेंज आप विग्योर का तोड़ सकते हैं। तो रफली आपको ये वाला डेटा लर्न हो जाएगा, और इसकी जरूरत आपको ज्यादातर तो वैसे EMW चैप्टर में पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट कभी कभी आपको इस चैप्टर में और एटम्स एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जरूरत पड़ सकती है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। नाउ बेटा IR रेज जो है बेटा ये 700 नैनोमीटर से ज्यादा है इसका वेवलेंथ, और इसकी एनर्जी जो है वो 1.8 EV से कम है। और बेटा वायलेट कलर का जो एनर्जी है वो 3 EV NCERT बताता है, और रेड कलर का जो है बेटा एनर्जी 1.8 EV NCERT के अकॉर्डिंगली है। हालांकि कुछ किताबें 1.7 EV भी लेती हैं, क्योंकि 1.8 और 1.7 के बीच में डेटा आता है। ओके, नाउ यूवी रेज का जो वेवलेंथ है बेटा वो 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में। तो 400 पर तो वायलेट ही है हमारा, तो 400 से लेकर के 1 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ जो है हमारा वो यूवी रेज का है, और उसकी एनर्जी जो है वो 3 EV से 100 EV के बीच में होती है। अब एक्सरे है बेटा, एक्सरे की एनर्जी 100 EV से लेकर के 100 KeV के बीच में है, और इसका वेवलेंथ बेटा 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर के बीच में है। तो 10 टू द पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, देखिए इस वेवलेंथ के बीच में फॉल कर रहा है, x मीन्स 10, तो 10 टू द पावर -10। तो बेटा ये बहुत ही फेमस वैल्यू है, इसके भी कई जगहों पे इस्तेमाल हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है, और इसीलिए एक्सरे का इस्तेमाल करके भी हम क्रिस्टलोग्राफी में हम स्टडी कर सकते हैं डिफ्रैक्शन के जरिए। और इलेक्ट्रॉन का भी लकीली यही वैल्यू मैच कर रहा था उसके मैटर वेव का, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन के जरिए भी हम क्रिस्टलोग्राफी का स्टडी कर सकते हैं। तभी तो दोनों को कंपेयर करके हमने बोला था कि जैसा बिहेवियर एक्सरे का है क्रिस्टल के अंदर, उसी तरह का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का है, और इस तरह से डेविसन जर्मर ने कंफर्म किया था डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गामा रेज। गामा रेज बेटा 10 टू पावर -3 नैनोमीटर से छोटा होगा इसका वेवलेंथ, और इसकी एनर्जी 100 KeV से ज्यादा होती है। ये आपको रफ वैल्यू के जरिए लर्न करवाया गया है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं करना है। रफ डेटा से आपको अप्रोक्सीमेटली कौन सा वेवलेंथ हो सकता है, कौन सी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन हो सकती है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ये डेटा है आपके सामने, वरना आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, और साथ में आपको टेबल याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वेवलेंथ किसका है। ओके, अब 2-4 और छोटी छोटी बातें बेटा। एक तो मोमेंटम जो होता है बेटा किसी भी फोटोन का, वो h/c, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन c लिया जाता है बेटा, और ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से ही निकाला गया था। और प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन का प्रेशर भी अच्छा खासा होता है बेटा,
ऑलराइट, तो प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन स्पीड होता है, मतलब आई अपॉन सी, और एक केस में 2I अपॉन सी होता है, 2 टाइम्स इंटेंसिटी अपॉन सी। तो आप बोलेंगे दो तरह के फॉर्मूले क्यों हैं? तो बेटा आपने पढ़ा था ना मैकेनिक्स में कि अगर हम एक डार्ट को फेंकते हैं और डार्ट बोर्ड पे जाकर के वो चिपक जाता है, तो इनिशियल मोमेंटम उसका mu था और फाइनल 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना बोलते थे हम? माइनस mu। लेकिन बेटा अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं और बॉल पर टकराने के बाद वो जितनी वेलोसिटी से टकराया था उतनी ही स्पीड से वो वापस बाउंस बैक करे, तो चेंज इन मोमेंटम हम -2mv लेते थे बेटा। तो बेटा अगर फोटोन सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, तब उस केस में जो आपको प्रेशर लेना है बेटा वो I अपॉन सी लेना है, और अगर फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाता है सरफेस से, तब उस केस में जो प्रेशर आएगा वो 2I अपॉन सी आएगा। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो गए हैं। और बेटा अब इसके बाद हम अगले सेक्शन पर जो जाने वाले हैं वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, जो इसी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिलेगा। अच्छा बेटा, माना कि चैप्टर के आपको ज़्यादातर डेटा आपको लर्न हो चुके हैं, कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएंगे आपके लिए, बट फिर भी जिस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ, आप प्लीज़ उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकते हैं और मैं अगर उसी क्वेश्चन को आपको 10 से 20 सेकंड में सॉल्व करना सिखा दूं, तो क्या आपके लिए बेशकीमती वक्त बचेगा या नहीं? तो आप मैजिक अनलीश करने वाला हूं, उसके लिए आई होप आप सब प्रिपेयर्ड होंगे। इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करके आप सब लोग उसके बाद फॉर्मूले अपने पास रेडीली अवेलेबल रखेंगे अपने दिमाग में, और फिर जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा शॉर्टली, तो आप सब उन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ उस जर्नी में एंजॉय करने के लिए तैयार होंगे। बाय बाय।